आज कार्यक्रम की शुरुआत चाय की इन चुस्कियों के साथ ही करने जा रहे हैं। दरअसल जीएसटी लागू होने वाला है और इस जीएसटी के लागू होने के बाद चाय की चुस्की कैसी हो जाएगी, फीकी हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, क्योंकि चाय पत्ती उसमें लगती है, दूध उसमें लगता है, साथ ही चीनी का इस्तेमाल भी होता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब हम चर्चा करेंगे। आज पूरे 1 घंटे तक जानेंगे जीएसटी की बात आपके साथ करेंगे। हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ भी हमारे साथ होंगे। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर टैक्स एक्सपर्ट तमाम लोग हमारे साथ होंगे। लेकिन जीएसटी को लेकर जो बवाल इस वक्त मचा हुआ है, चाहे वो कारोबारी हो, आम आदमी हो, हर आदमी सोच रहा है कि आखिर जीएसटी होगा कैसा। तो पूरे अगले 1 घंटे तक चाय की इन चुस्कियों के साथ आपके साथ करेंगे इस जीएसटी पर चर्चा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि जीएसटी के बाद क्या बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। देश को आर्थिक रूप से नई गति देने वाला सबसे बड़ा कानून जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई से देश भर में लागू होने जा रहा है। जीएसटी को देश भर में लागू कराने के लिए बीते शनिवार को ही केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों के साथ काउंसिल की बैठक की थी, जिसके बाद अब जीएसटी को लागू करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। वित्त मंत्री ने इस बैठक में करीब 2000 से ज्यादा अहम वस्तुओं के टैक्स स्लैब को तय किया। सूत्रों के मुताबिक गोल्ड पर 3% टैक्स लगेगा, वहीं बीड़ी पर 28% टैक्स पर सहमति बनी है। इसके साथ ही 500 रुपए से कम के फुटवियर पर 5% टैक्स लगेगा। इससे अधिक के फुटवियर पर 18% की दर से टैक्स वसूला जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 1 जुलाई से पूरे देश में एक टैक्स लागू करने पर पूरी सहमति बन गई है। काउंसिल की बैठक में जहां एक तरफ गुड्स के रिटर्न और एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश को लेकर नियम बन गए हैं। केरल में वित्त मंत्री थॉमस आइसेट ने इस बैठक के बाद कहा कि गोल्ड को छोड़कर सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। हालांकि इसमें अभी 2500 से ज्यादा सामानों पर क्या दर तय की गई, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। काउंसिल की बैठक में होटल और रेस्टोरेंट पर मल्टीपल टैक्स स्लैब लगाने का भी फैसला होगा। महंगे बिस्किट की तुलना में सस्ते बिस्किट पर लगने वाले टैक्स में अंतर हो सकता है। इस मीटिंग में ब्रांडेड कपड़ों, गोल्ड, बेशकीमती मेटल्स, मोती, हीरे और अन्य ज्वेलरी स्टोन, इमिटेशन ज्वेलरी पर फैसला लिया जाएगा। बाकी चीजों में टेक्सटाइल, बिस्किट, फुटवियर, बिजली से चलने वाले एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और बीड़ी, तेंदुपत्ता शामिल है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने बताया कि हैंडीक्राफ्ट और बायोडीजल पर टैक्स रेट इसी मीटिंग में तय हो सकता है। इस मीटिंग में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। नए जीएसटी बिल में 1200 आइटम्स में टैक्स लगाने की दरें तय की गई। इसके अलावा रोजाना इस्तेमाल होने वाली 7% आइटम में कोई टैक्स नहीं होगा। 14% आइटम न्यूनतम ब्रैकेट में है, जिसमें जीएसटी की सबसे कम दर केवल 4% ही होगी। रोजाना इस्तेमाल में होने वाली चीजें जैसे चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य तेल, जीवन रक्षक दवाओं आदि पर कम से कम टैक्स होगा। दही और दूध को भी इससे मुक्त रखा गया। टैक्स का भुगतान भी इलेक्ट्रॉनिक विधि और इंटरनेट से होगा। जीएसटी भुगतान क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस और नेफ्ट से भी हो सकता है। टैक्स भुगतान करने के सभी चालान ऑनलाइन होंगे। मतलब ये भी होगा कि इसके लिए केवल चीजें ही सस्ती नहीं होंगी, बल्कि भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा। जीएसटी लागू होने से केंद्र को तो फायदा होगा ही, लेकिन राज्यों को भी इस बात का डर था कि इससे उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि इसके बाद वो कई तरह के टैक्स नहीं वसूल पाएंगे, जिससे उनकी कमाई कम हो जाएगी। आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल से तो कई राज्यों का आधा बजट चलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने राज्यों को राहत देते हुए मंजूरी दे दी है कि वो इन वस्तुओं पर शुरुआती सालों में टैक्स ले सकते हैं। राज्यों का जो भी नुकसान होगा, केंद्र उसकी भरपाई 5 साल तक करेगा। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए आशीष पारसर के साथ नवदीप छाबड़ा की रिपोर्ट। तो कार्यक्रम की शुरुआत हमने चाय की चुस्कियों से की। मकसद साफ था कि इस एग्जाम्पल के साथ हम आपको जीएसटी की पूरे महत्व के बारे में समझाना चाहते हैं कि चाय बनाने वाले को कितना फायदा होगा। जिस चाय को पीते हुए ये जीएसटी की बैठकें हुई है, उस पर चर्चा करने के दौरान कौन सी बातें निकल कर आई है और चाय पीने वाले यानी कि जो खरीदार होंगे उनको कितना फायदा, कितना नुकसान होने जा रहा है। हमारे साथ
तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम तफसील से पूरी बातें करेंगे कि आखिर जीएसटी का कितना फायदा देश को मिलेगा, आम आदमी के लिए कितना मुश्किल वाला होने वाला है, कारोबारी कितने परेशान होंगे, तमाम बातों को लेकर, और साथ ही साथ ये भी कि क्या वाकई में जीएसटी लागू होने के बाद आम आदमी की जिंदगी बदलने वाली है, क्या देश के राजस्व में वृद्धि होगी और क्या देश के जीडीपी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हमारे साथ विनोद जैन जी हैं, सीए विनोद जैन टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके साथ हम करेंगे चर्चा। इसके अलावा हमारे साथ होंगे विनोद बंसल जी यहाँ पर हैं, जो कि खुद को एक्टिविस्ट कराना पसंद करते हैं, सी एक्टिविस्ट कराना पसंद करते हैं। थोड़ा बंसल जी हमारे साथ होंगे। ऋषभ सावंत सुखा है, GSTstreet.com एक नई एक आप कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट है, जिसके तहत वो कारोबारियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी से कैसे जुड़े, कैसे एनरोल करें खुद को और कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। आप तीनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब तीनों से पहला सवाल मेरा होगा बारी बारी से। सबसे पहले विनोद सर के पास चलेंगे, फिर सौरभ सर के पास भी, ऋषभ सर के साथ बात भी। हमने चाय की चुस्की से शुरुआत की है कि चाय पर कितना असर पड़ेगा। सबसे पहले विनोद जैन से सबसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन चाय पर क्या असर पड़ने जा रहा है, चाय बेचने वाले पर, चाय पत्ती के कारोबार करने वाले पर, दूध का कारोबार करने वाले पर और एक आम आदमी पर भी, क्योंकि वो चाय पिएगा और बात सुनेगा अगले 1 घंटे तक जीएसटी पर हमारे साथ। देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सबसे पहले सरकार ने जो छोटे कारोबारी जैसे चाय बनाने वाले हैं, 20 लाख रुपए तक की जिसकी भी सालाना टर्नओवर जिसे कहना चाहिए टोटल रिसीट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाना है, उसको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, उसको कोई प्रकार का कोई जीएसटी लगना नहीं है, देयर इज नो टैक्स एट ऑल। जो व्यापारी 50 लाख तक की टर्नओवर जिनकी है, उनको भी एक स्कीम दी गई है जिसको हम कंपोजिशन स्कीम कहते हैं। उस कंपोजिशन स्कीम में उनको सिर्फ 1% टैक्स देना है। जो ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए 2% टैक्स रखा गया है। ये और जो छोटे रेस्टोरेंट हैं जिनका 50 लाख तक का टर्नओवर है, वो 5% टैक्स देंगे। मतलब जहां जाके हम चाय पियेंगे, जहां पर आप जाके चाय पी सकते हैं। तो आप देखिए, जो आम चाय बनाने वाला है, जो सबसे ज्यादा चाय बनाते हैं लोग, उनको सब 20 लाख से नीचे वाली टर्नओवर है, उनको पहले जैसे उनकी जिंदगी चलती रहेगी, उनको किसी चीज पर टैक्स नहीं देना है। दूध पर कोई टैक्स नहीं है। चाय पत्ती पर क्या रेट आया मेरे को पूरा आइडिया नहीं, क्योंकि सारे रेट देखिए याद रखना बड़ा मुश्किल है। कुल 6000 आइटम्स हैं। बिल्कुल। तो जो भी टैक्स अभी लग रहे थे उनमें किसी रेट को बढ़ाया नहीं गया। ऐसी कोशिश की गई सरकार की तरफ से, क्योंकि पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, साथ में वैल्यू एडिड टैक्स जिसे पहले सेल टैक्स होता था वो लगता था। दोनों को मिलाकर जो टैक्स लगता था उससे थोड़ा कम ही टैक्स लगाने का प्रयास सरकार की ओर से ज्यादातर आइटम्स पे किया गया। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कुछ केसेस में की गई है, जैसे आप ज्वेलरी देखें, महिलाओं के लिए ज्वेलरी का है। हाँ, उसमें सर हम उस पर आएंगे, बारी बारी आएंगे। सौरभ सर के पास चलते हैं। इस वक्त सौरभ बंसल साहब खुद को एक्टिविस्ट कराना पसंद करते हैं, सीए कॉन्ट्राडिक्टरी अपने आप में है कि एक सीए एक्टिविस्ट कैसे हो सकता है। सौरभ सर, चाय वाले के लिए और चाय पीने वालों के लिए जीएसटी कितना बदलाव लाने जा रहा है? जैसे कि सर ने तो बता दिया, इसको टेक्निकल चीजें बता दी, लेकिन एक चाय वाले के साथ, एक चाय पीने वाले को आप कैसे कनेक्ट करते हैं जीएसटी के साथ? छोटे दुकानदारों के लिए जीएसटी में एग्जेम्पशन है, रजिस्टर नहीं होंगे, पर एग्जेम्प्टेड हैं तो वो टैक्स का आउटपुट भी नहीं दे पाएंगे जी। तो वो छोटे ही रहेंगे। जीएसटी का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा छोटे, और जो छोटे अपने को समझ रहे हैं वो बड़े कभी हो नहीं पाएंगे, क्योंकि कंपोजिशन देने के बाद या आपने अपने को रजिस्टर नहीं किया तो आपने टैक्स नहीं दिया, आपने टैक्स नहीं दिया तो आप क्रेडिट को आगे दे नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो वो छोटे ही रहेंगे। ये नुकसानदायक भी रहेगा बिल्कुल छोटों के लिए। मैं इसको पॉजिटिव नहीं मानता, क्योंकि आपको तरक्की करनी है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि छोटे से बड़ा बनने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। और आपको, आप एक बात सोचिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा व्यापार कौन करता है? छोटा आदमी। 1 करोड़ और अगर वो क्रेडिट आगे नहीं दे पाएगा, जीएसटीएन में नहीं कर पाएगा कंप्लायंस, तो वो छोटा ही रह जाएगा जी। कॉन्सेप्चुअली कहीं ना कहीं इसमें एनॉमलिटी है छोटों के लिए, तो इसको देखना पड़ेगा, इसको टोटलिटी में देखना पड़ेगा। पर बड़ों के लिए बहुत बड़ा फायदा है और बीच वालों के लिए तरक्की करने का रास्ता है। बिल्कुल सर, बहुत सरल शब्दों में आपने कह दिया कि यानी कि कुल मिलाकर जीएसटी में खुद को इन्वॉल्व कराना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अपने कारोबार को विस्तार दे पाएंगे। ऋषभ सावंत सुखा जी हमारे साथ हैं, जो कि फाउंडर हैं GSTstreet.com के। एक नया एस्टेब्लिशमेंट है, एक स्टार्टअप है और इसके जरिए वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक चाय वाला कैसे फायदा ले पाए, ऋषभ जी?
आपके देखिए पंकज जी, जरिए। अगर हम चाय वाले की बात करें, रेस्टोरेंट और ढाबा की बात करें, तो आज अगर वो ढाबा चला रहा है तो उसमें वो बहुत सारे टैक्सेस पे कर रहा है जिसका क्रेडिट उसको नहीं मिलता। तो आने वाले समय में एक्साइज ड्यूटी, वैट और सभी प्रकार के टैक्स जब सामान्यकरण हो जाएगा और जीएसटी देश में लागू हो जाएगा, तो जो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स है वो उससे छोटा व्यापारी या बड़ा व्यापारी, जो भी रजिस्टर्ड व्यापारी है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि टैक्स इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। और ये हमारे देश में 75 से ज्यादा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सारे अमलगमेट होके और जीएसटी आ रहा है। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं चाय बनाने वाले को, होटल रेस्टोरेंट वाले को मिलेगा। अगर आप आज होटल रेस्टोरेंट की बात करें तो लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और पता नहीं कितने तरह के टैक्स वो पे करते हैं। अब उनको उन सब टैक्स से मुक्ति मिलेगी और वो एक ही टैक्स पे करेंगे, उनकी लाइफ सिंपल होने वाली है। और ये बात से मैं सहमत हूँ, जैन साहब ने और सौरभ जी ने कहा कि जो रजिस्टर्ड व्यापारी है उसको सुविधा भी है और 50% से अधिक आइटमों पे टैक्स नहीं है। तो हम आम आदमी की जिंदगी पे मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नेगेटिव है, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ऑटोमेटेड हो रहे हैं। तो जरूरत है एजुकेशन की। अगर हम एजुकेट कर पाए लास्ट माइल को और हर आम आदमी को बता पाए, जिसके लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है। और अभी पिछले हफ्ते उन्होंने ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है, जिसमें पहले घंटे में ही उनको 3000 से ज्यादा क्वेरीज मिली और उनका रिप्लाई भी बहुत तीव्र गति से किया जा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भी जीएसटी स्ट्रीट में, फीट ऑन द स्ट्रीट, हम सभी प्रोफेशनल लोग जाएं और लोगों को समझाएं कि इसके फायदे कितने हैं, क्या हैं और वो कैसे उनको उठा सकते हैं। अच्छा सर, लेकिन 15 जून तक जो एनरोल कराने की सीमा निर्धारित की, उसके बाद जीएसटी का पोर्टल वो बंद हो जाएगा, तो क्या कुछ छूट इसमें मिलनी चाहिए 2-4 दिनों की? और भी जिस तरह से नोटबंदी भी अचानक से बंद कर दी गई थी और उसी तरह से ये भी अब 15 जून को पोर्टल बंद हो जाएगा, हालांकि बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, तो जो लोग रह जाएंगे क्या उनके पास कोई विकल्प रह जाएगा? देखिए, ये जो जीएसटीएन पोर्टल है ये बहुत ही मेहनत एक्सरसाइज है और इसमें आपको मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और होगा, तो इसमें बहुत सारे लोग थ्रेशोल्ड की लोअर डाउन होने की वजह से नए रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। और चूंकि ये ऑटो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी है, तो मुझे नहीं लगता कि जिस किसी का माइग्रेशन अगर छूट गया तो उसको सरकार उसके एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के आधार पे, एक्साइज और वैट के रजिस्ट्रेशन के आधार पे ऑटो जीएसटी रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन की सुविधा भी दे रही है। विनोद सर, अब हम आते हैं तमाम चीजों को लेके, क्योंकि अब देख लिया हमने चाय पे चर्चा कर ली, चाय वालों की तमाम बातें हो गई, चाय पीने वालों की बातें हो गई। अब ये जो काउंसिल के साथ एक बैठक आज भी हो रही है और पहले भी लगातार होती रही है, जो टैक्स दरें तय होंगी वो तो तय होंगी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि 1 जुलाई से हम पूरी तरह से तैयार हैं? और खासतौर से आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं, क्या वहां पे लोग तैयार है पूरी तरह से जीएसटी को अपनाने के लिए? फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमारा मजबूत है इतना? देखिए, पूरे देश में तैयारी जोर से हुई है। पूरे 1-1.5 बरस से हम लोग सब तैयारी में लगे हैं। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स एक्सपर्ट जितने भी हैं, वो सब लोग इसकी तैयारी में लगे हैं, इस कानून को पढ़ने में, समझने में। कानून कई बार आया, पहले फेज 1 आया, फिर फेज 2 आया, फाइनल कानून आया। उस सारे कानून को हम लोग पढ़ते रहे, समझते रहे। सरकार ने सारे रूल्स भी, ड्राफ्ट रूल्स भी नोटिफाई कर दिए हैं, कुछ फाइनल रूल्स भी नोटिफाई कर दिए हैं। तो सब लोग पढ़ रहे हैं, उस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि कानून नया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि कुछ रॉकेट साइंस है, क्योंकि जैसा वैल्यू एडिड टैक्स था लगभग वैसा ही टैक्स है। जैसा सेल टैक्स से वैल्यू एडिड बना था लगभग वैसा ही टैक्स है, प्रक्रिया लगभग वैसी है, लेकिन एक नेशनल लेवल पर है। बहुत बड़ी चेंज ये है कि एक नेशनल लेवल पर है। वैल्यू एडिड टैक्स हर एक सरकार का अपना अपना था। लेकिन देखिए, जीएसटी काउंसिल में एक बहुत बड़ा चेंज जो आया, कोई भी रेट में परिवर्तन होगा वो जीएसटी काउंसिल की अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता है। जीएसटी काउंसिल में 40% वोट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 60% वोटें सारी 30 स्टेट्स के पास हैं। तो जब तक सारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर फैसला नहीं करती, 75% मेजोरिटी से पास होना है। लेकिन देखिए, बड़ी अच्छी ब्यूटी ये है कि जितने भी फैसले भी लिए गए हैं वो 100% मेजोरिटी से लिए गए हैं, सारी कंसेंसस से लिया है। सरकार ने प्रयास किया कि कोई भी स्टेट नेगेटिव ना फील करे कि हमारी बात सुनी नहीं गई या हमारी बात मानी नहीं गई, तो सबकी बात मानी गई। इससे एक बहुत बड़ा फायदा है देश में कि चाहे वो कांग्रेस से हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हैं, चाहे वो जनता पार्टी से हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं। नीतीश कुमार ने सबकी बात सुनी गई और मानी भी गई है। इसलिए सबसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गैर शासित बीजेपी के होने के बावजूद पास किया था। सौरभ सर, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से हम 2017 में करीब 3 दशक के बाद एक नई शुरुआत हम फिर से करने जा रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव इसको आप मानते हैं आप, या इससे हम थोड़ा पहले कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता? सन 2001 में इसकी सोच बनी थी, सरकार ने तब बनाई थी, भाजपा की थी।
और अभी भी भाजपा इसे इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो इसमें जो फंडामेंटल है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा टैक्सेशन का। एक नॉन कंप्लाइंट एसएससी कंप्लाइंट एसएससी बन जाएगा, मतलब जो एसएससी अनरजिस्टर्ड था वो रजिस्टर्ड होना चाहेगा, चाहत बढ़ेगी, क्योंकि वो तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद, जैसा ऋषभ जी ने बहुत ही बढ़िया बोला, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो 1996, 2001 और अभी रिसेंटली बहुत सारे बिल्स चेंज हुए हैं। इसका जीएसटी नेटवर्क, मैं इसको ई टैक्स, ई पेमेंट, इवॉल्विंग, इट इज इवॉल्विंग, इट इज ई टैक्स, इट इज ई कंप्लायंस। मैं मानता हूं कि छोटे लोग नहीं कर पाएंगे आसानी से, पर उनके लिए बड़े सारे मोहल्ला क्लिनिक खुल सकती हैं और बड़े सारे लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। इट विल क्रिएट अ स्ट्रक्चर जहां पे कि टैक्स ज्यादा गवर्नमेंट के पास आएगा, एंड गवर्नमेंट कैन रन मोर इफिशिएंटली इट्स पब्लिक एंड सोशल सेक्टर स्कीम्स, जो सोशल सेक्टर में पैसा खर्च करना है। अब बजट सरकार का लगभग दुगना हो जाएगा अगले 4 साल में, बिल्कुल, क्योंकि टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगी, हर आदमी टैक्स देना चाहेगा, और जो गलत कर रहा था वो भी सोचेगा यार मेरा तो टैक्स गलत जाएगा ही नहीं इनवर्ट, क्योंकि मैं जब सेल कर रहा हूं वो नेटवर्क में, जीएसटी नेटवर्क में चढ़ेगा, और जब जीएसटी नेटवर्क में वो चढ़ेगा तभी परचेजर को उसका क्रेडिट मिलेगा। तो जो बीच में लूप होल थे वो सब खत्म हो जाएंगे। इट इज अ, मतलब ये कहना चाहिए पूरी व्यवस्था का परिवर्तन है। ये बहुत ही बढ़िया काम कर रही है सरकार नोटबंदी के बाद। बिल्कुल, देखिए विनोद सर, सौरभ सर ने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है इस बात को लेकर बार बार चर्चा होनी भी चाहिए कि जो लूप होल्स थे वो खत्म हो जाएंगे, एक तरह की ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो एक बड़ा कदम भी हम मान सकते हैं, कालाधन के खिलाफ सरकार की जो लड़ाई का एक बड़ा कदम जीएसटी भी हो सकता है क्या विनोद सर? देखिए, कालाधन को खत्म करने में सबसे पहला कदम यह है कि जो डीमोनेटाइजेशन पहले किया गया उससे एक मानसिक सोच बनी है जी। सबसे पहले सब व्यापारी वर्ग को लग रहा है कि भाई अब कैश हाथ में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, जो काम करें हम चेक से करें या फिर इलेक्ट्रॉनिकली करें, ऐसी सोच बन रही है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि कैश में काम नहीं हो रहा है, कैश में अभी भी काम हो रहा है, क्योंकि व्यवस्था जो है वो पर्कुलेट करते हैं, एक्साइज बिना एक्साइज के माल बेच दो या बिना सेल टैक्स के माल बेच दो, बिल किसी और को दे दो, ऐसी सारी स्थितियां जो बनी हुई है उन सबको एड्रेस करने के लिए जीएसटी ने क्या किया, जैसे सामान पहले आपका फैक्ट्री में बनता है, उसके बाद आपके होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से रिटेलर के पास आता है, फिर कस्टमर के पास जाता है। ये सारी जो चेन है उसमें जो क्रेडिट की व्यवस्था दी है, जो टैक्स आपके मैन्युफैक्चरर ने दिया उसका पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, जो आपका जो अपना सप्लायर है, जो होलसेलर है उसको मिल जाएगा, होलसेलर का क्रेडिट रिटेलर को मिल जाएगा, रिटेलर का क्रेडिट जाके उसमें एडजस्ट होगा। इसमें एक बहुत बड़ी बात जो कही हमारे सौरभ जी ने कि आपकी या फिर ऋषभ जी ने कि आपकी खुद की कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि मान लिया आपने 5% टैक्स चार्ज किया, सामने वाले ने आपको दिया, लेकिन आपका जो इनपुट है, जो मान लिया आपने कंप्यूटर खरीदे, आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिकल की व्यवस्था है, आपकी कम्युनिकेशन की व्यवस्था है, उस सब पे जो भी टैक्स आपका लगेगा उस सब का टैक्स का क्रेडिट भी आपको मिलेगा, और जो माल आपने खरीदा उसका क्रेडिट आपको मिल ही रहा है। तो हर आदमी प्रेरित होगा, हमें ऐसा लगता है, कि जीएसटी का टैक्स दे। लेकिन क्या ये लूप होल कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे? इस प्रश्न को देखिए सरकार को बहुत ध्यान से देखना है। सरकार पहले चेक करती थी, हर एक नाके पर गाड़ी रुकती थी। हाँ, ये आप देखिए, तो दिल्ली से हरियाणा जा रहा है, हरियाणा से राजस्थान जा रहा है, राजस्थान से और आगे जा रहा है माल, हर जगह नाके दर नाके पर रुकता था, चेक होता था भाई आपके पास बिल है या नहीं है, सारी चीजें हैं। उसके लिए सरकार ने एक बहुत खूबसूरत व्यवस्था करने का प्रयास किया है कि जब आप माल अपना बेचते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक बिल, ई वे बिल जो है वो जनरेट होगा, और जो ट्रांसपोर्टर है ई बिल जो है उसको, ई वे जो है उसको ट्रांसपोर्टर भी एक्सेप्ट करेगा, तो उसको कहीं भी रास्ते में रोका नहीं जाएगा, ऐसी सरकार का आदेश है। सिर्फ एक जो एंटी करप्शन दस्ता है उसको कहीं भी रोक सकता है, चेक कर सकते हैं कि आपके पास वो ई वे बिल है या नहीं, जैसी गुड्स हैं उनकी पूरी डिटेल, क्योंकि उनके पास भी होगी, उनके कंप्यूटर में भी आपकी सारी डिटेल होगी कि आपके पास क्या माल है। बिल्कुल सर, कोड डालना होगा, सब जानकारी रहेगी। ऋषभ जी, यहाँ पर बात हमने की जैसे ई वे बिल जो वो जनरेट होगा, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर अगर बात यहाँ पर करें तो ट्रांसपोर्टेशन में जब कोई सामान जा रहा होगा वो बार बार जनरेट करेगा, फिर कहीं पे रोक के उससे पूछा जाएगा, क्या इससे ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड पर असर नहीं पड़ेगा, या फिर कहें कि जो ई वे के जरिए जो एक समय लगेगा वो
कैसे एक ट्रांसपोर्टर जो है वो कैसे बार बार संतुष्ट कर पाए तमाम लोगों को? क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिल जाएगा अगर मैच नहीं करा पाया अगर वो कोड जो दोनों ई-वे का? देखिए, मैं इसके लिए पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी में जो लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग का जो स्ट्रक्चर हमारे देश में आज बना है जी, उसके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आना है और उसके लिए बड़ी कंपनियां जिन्होंने ऑपरेशनल रीजन से आपको डिपो खोलने हैं, वेयर हाउस खोलने हैं, ना कि टैक्स के रीजन से। और जो व्यवस्था टैक्स की वजह से अगर हमने मल्टीपल डिपो बना रखे थे, अब उनको लेके रिटेल इंडस्ट्री जो ऑर्गेनाइज होने जा रही है वो ये सोचेगी कि हमें ऑपरेशनली कहाँ वेयर हाउस खोलना है जिससे कि हम कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सर्विस जल्दी से जल्दी दे पाएं। और उसकी वजह से जो हमारा फ्रेट कॉरिडोर सिस्टम है और जो रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट और इनलैंड वाटरवेज का जो सिस्टम बना रही है सरकार, उससे कहीं ना कहीं जीएसटी आने से सुगमता से हम एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को बिना नाके के, बिना चेक के ले जा सकेंगे अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वे बिल जनरेट कर लिया। और 4000 करोड़ का बजट जो मुझे अनुमान है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने के लिए जो सरकार करेगी उसका फायदा सालों सालों तक इस सेक्टर को होगा और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की जो एफिशिएंसी है वो काफी बढ़ जाएगी। क्योंकि मतलब जैसे कि ओवरलोडिंग वाली समस्या खत्म हो जाएगी एक तरीके से। ओवरलोडिंग और फ्रेट शेयरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे कंट्री में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर आप डेवलप कंट्री की बात करें तो वहां पे किसी भी लॉरी को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सुनिश्चित किया जाता है। तो ई-वे बिल भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप डेटा जनरेट करके यू कैन एफिशिएंटली मूव गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड लॉट ऑफ डेटा गवर्नमेंट विल जनरेट एंड दे कैन गाइड द इंडस्ट्री टू सेटअप द न्यू सेंटर। जी बिल्कुल, ये अभी एक है विरोध से जैसे कि बात हुई कि हम जीएसटी लगाएंगे, जैसे हम प्रोड्यूसर हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक उसमें हम टैक्सेस हम जीएसटी के तहत आ गया, उस चीज को अगर वो रॉ मटेरियल हो और कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर उस रॉ मटेरियल को मंगाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट लगता है वो कहाँ सम्मिलित होगा, वो कहाँ शामिल होगा? वो भी जीएसटी में पहले ले लिया जाएगा या फिर ट्रांसपोर्ट का बिल? आपकी जितनी भी कॉस्ट है, चाहे वो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, मैंने बताया आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, या और जितनी भी कॉस्ट जिस पर भी जीएसटी लग रहा है उस सब जीएसटी का क्रेडिट आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। ऑटोमेटिकली का मतलब है कि आपने मैं इसको एग्जांपल को समझना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हूं और मैं अलग अलग जगह से बेंगलोर से कहीं से सामान मंगवाता हूं, तो सामान जो खरीदा मैंने उसका टैक्स तो मैंने चुका दिया वहां पे, ठीक है। अब जो ट्रांसपोर्टिंग का जो कॉस्ट आएगा मुझे अपने उस लॉजिस्टिक्स में, वो कहां पर शामिल होगा? क्या आउटपुट जो होगा बन के कंप्यूटर बनाऊंगा, असेंबल करूंगा, क्या उसमें मैं जोड़ लू पाऊंगा? कैसे होगा? आउटपुट में नहीं, ये इनपुट में जुड़ेगा। अच्छा, ऐसे ना जैसे आपने माल खरीदा बेंगलोर से और आप उसको असेंबल कर रहे हैं मान लिया दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में उसे असेंबल कर रहे हैं तो दिल्ली तक माल आएगा, कुछ माल बंबई से आया, कुछ बेंगलोर से आया, कुछ कलकत्ते से आया, आप दिल्ली में उसको असेंबल कर रहे हैं, तो माल का कॉस्ट पे तो जीएसटी लग गया। उसी तरह जो ट्रांसपोर्टर का बिल है उस पर भी जीएसटी लगेगा, और वो जो जीएसटी लगेगा या तो वो रिवर्स चार्ज में कैसे भी जीएसटी जो भी लगेगा वो जीएसटी भी आपके इनपुट लेजर में चला जाएगा। अच्छा, तो आउटपुट की जो आपकी लायबिलिटी, जो आपकी सेल के ऊपर आपकी लायबिलिटी है, उसमें से उसको घटा दिया जाएगा। दोनों का कंपाइल करके हम उसका रेट तय करेंगे। हाँ, नहीं, रेट असेंबली का तय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ये तो आपकी कॉस्ट में से कम हो रहा है। हाँ। तो उसको कॉस्ट में शामिल नहीं है, जीएसटी को अलग रखिए, कॉस्ट को अलग रखिए। तो सिर्फ जो बेसिक मटेरियल मान लिया 100 रुपए का आपने खरीदा, उस पर 10 रुपए टैक्स लगा, 10 रुपए वाला टैक्स एक अलग खाते में चला गया, 100 रुपए आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट में आ गया, ठीक है। और उसके अलावा 5 रुपए मान लिया ट्रांसपोर्टेशन के लगे, तो 105 रुपए आपकी कॉस्ट हो गई, ठीक है। 5 रुपए जो ट्रांसपोर्टर के लगे थे उस पर भी 10% टैक्स मान लिया लगता है, तो 50 पैसे वो टैक्स लगा, तो 10 रुपए 50 पैसे का जो टैक्स है उसका क्रेडिट आपको आपके आउटपुट में मिल जाएगा। अगर आपने वो माल 100 रुपए में बेचा तो 12 रुपए 50 पैसे आपके लगे, तो 12 रुपए 50 पैसे से 10 रुपए 50 पैसे कम हो जाएंगे, सिर्फ आपको बैलेंस 2 रुपए टैक्स देना है। तो फिर इस वाले केस में अगर हम जैसे एक देश एक टैक्स की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो अलग अलग राज्यों में जब मंगाया जाएगा तो वो तो वेरी करेगा ही। जैसे कि दिल्ली का कोई कहीं से कोई दिल्ली का कोई कपड़ा व्यापारी आते हैं, दिल्ली से बहुत सारा सामान आके वो नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा, बंगाल में बेचते हैं, तो वो कॉस्टिंग तो आपकी वही रहेगी, कॉस्टिंग तो फिर वैरी करती जाएगी। देखिए, कॉस्टिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ ये बदलाव है कि आपको जो सीमलेस क्रेडिट, जैसा ऋषभ जी ने समझाया कि आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी से तीसरी स्टेज, वो जो आपको क्रेडिट मिल रहा है वो एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ आपको।
जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी, और मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो आज की डेट में मैं आपको सर्विस टैक्स चार्ज करता हूँ, उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है। लेकिन मुझे जो क्रेडिट मिलता है आगे, मैं अगर किसी सर्विस लेता हूँ उसका मिलता है, लेकिन जो मैं माल खरीदता हूँ, मान लिया मैं कंप्यूटर खरीदता हूँ, उसका वैल्यू एडेड टैक्स देता हूँ, उसका कोई क्रेडिट आज नहीं मिलता। उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगी है उसका क्रेडिट भी मेरे को नहीं मिल पाता, क्योंकि वो ज्यादातर जो ट्रेडर हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्साइज में करा नहीं रखा है। तो इसीलिए ये जरूरी है उन सब के लिए कि सारे क्रेडिट अब मिल जाएंगे। देखिए, जितने भी आपके इनपुट में आइटम आ रही हैं उनमें वैल्यू एडेड टैक्स था या एक्साइज ड्यूटी थी या दुनिया भर की सेस थी और लेवीज थी, ऑक्ट्राई थी, वो सारे क्रेडिट जो हैं आपको उन सारे टैक्स के ऊपर भी आगे टैक्स लगता था, क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिलता था। अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, अब सिर्फ आपकी जो गुड्स की जो मेन वैल्यू है उसी पर आप टैक्स लगाने वाले हैं। इस तरीके से आपकी खुद की कॉस्ट काफी कम होने वाली है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऋषभ जी ने समझाया, जैसे आप समझिए होटल है, होटल में अब सीधा सिर्फ जीएसटी लगेगा 28% अगर आप 5 स्टार होटल चला रहे हैं, और पहले लग्जरी टैक्स लगता था, वो कहीं 30% था, कहीं 15% था, वो नहीं लगेगा। वैल्यू एडेड टैक्स लगता था और उसके अलावा सर्विस टैक्स लगता था। ये सारे टैक्सेस लगते थे। एक तो टैक्स का 33-34% की जगह घट के वो 28% हो गया। दूसरा, आप जो भी चीजें आप खरीद रहे हैं, मान लिया